नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 30 मई 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। काफ़ी सारे आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर के बारे में एक जजमेंट का जिक्र है, तो बेसिक्स भी आएंगे। बेसिक्स के साथ इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। एक दो लोगों ने कमेंट में बोला कि सर बेसिक्स के साथ आर्टिकल डिस्कस कीजिए। हम हमेशा बेसिक्स और बैकग्राउंड के साथ ही आर्टिकल डिस्कस करते हैं। रेयरली ऐसा होता होगा किसी आर्टिकल का बेसिक हम ना डिस्कस करें। उसके बाद सुपर कंप्यूटर से संबंधित यह आर्टिकल है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। हिंदू में दो ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो डेली पायोनियर का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयमेंट से संबंधित हिंदू के कुछ आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, उनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। दो क्वेश्चंस आपको आज अटेम्प्ट करने हैं। डिस्कस द राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ वर्क प्लेस वायलेंस फेस्ड बाय डॉक्टर्स। हमारे देश में डॉक्टर्स को वायलेंस का सामना करना पड़ता है वर्क प्लेसेस पर। इससे हेल्थ केयर सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्यों ये वायलेंस होता है, फैक्टर्स एनालाइज कीजिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल मेजर्स बताइए, मतलब क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं सरकार के द्वारा और क्या अभी फिलहाल प्रोविजंस हैं। लंबा क्वेश्चन हो गए, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट है, हमारे देश के हायर एजुकेशन सेक्टर में फैकल्टी की लगातार शॉर्टेजेस रहती हैं, इसे आपको डिस्कस करना है और इससे देश के नॉलेज सेक्टर पर क्या इंप्लीकेशंस आती हैं ये भी डिस्कस करना है। ये भी 250 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। उसके बाद आइजनहोवर का एक कोट है, पीस एंड जस्टिस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हैं, पीस और जस्टिस। मतलब पीस के बिना जस्टिस मुमकिन नहीं है, जस्टिस के बिना पीस मुमकिन नहीं है। आप एग्जाम्पल देखिए, देखो अगर जस्टिस नहीं होगा तो क्या पीस रह पाएगी? नहीं। अन्याय होना या फिर ये लगना इवन कि अन्याय हुआ है, इससे क्या होता है, आंदोलन होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वायलेंस होता है। जैसे मणिपुर में देख लीजिए, दोनों कम्युनिटीज को, कुकी को भी और मैती कम्युनिटी को भी लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। उनको लगा कि अन्याय हुआ है, तभी वायलेंस स्टार्ट हो गया। मतलब जस्टिस का ना होना पीस को डिस्टर्ब करता है और पीस का ना होने से भी जस्टिस नहीं आता। जहां पे वायलेंस होता है, पीस नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं होती, तो ऐसी सिचुएशन में जस्टिस को इंश्योर करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोनों दो है, एक ही सिक्के के पहलू हैं। और पीस और जस्टिस दोनों कब जाते हैं, जब देखो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती किसी की, कोई अपनी पावर का मिसयूज करना स्टार्ट करता है, या फिर सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। जैसे मणिपुर में कुकी कम्युनिटी को ये लगता है कि मैती कम्युनिटी के पास में ज़्यादा पावर है, सोशल या फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, इससे भी पीस और जस्टिस जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल्स देके बताया। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 167 क्या कहता है? जब देखो किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है ना, डिटेन किया जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो ना पुलिस को या फिर दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चार्जशीट फाइल करनी होती है। अदरवाइज वो पर्सन जिसे अरेस्ट किया गया है उसे रिहा कर दिया जाता है, मतलब उसे रिहा करने का प्रोविजन है। अब आप पूछोगे कितने टाइम फ्रेम में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल करनी होती है पुलिस को? अगर देखो ऐसा कोई क्राइम में गिरफ्तार किया गया है पर्सन को जिसमें 10 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, तो फिर उस केस में मैक्सिमम 60 डेज में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करनी होती है। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें 10 साल से कम की सज़ा होगी मैक्सिमम, तो फिर ऐसे केस में पुलिस को 90 दिनों के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करनी होती है। और देखो कुछ कंडीशंस भी हैं बेल मिलने के लिए, कि एक्यूज्ड को नॉन बेलेबल ऑफेंस में नहीं गिरफ्तार किया गया है। नॉन बेलेबल ऑफेंस के एग्जाम्पल्स जैसे मर्डर, रेप, टेररिज्म, ये सारे आरोप ना हों तभी बेल मिलेगी। नेक्स्ट कंडीशन ये है, जिसे गिरफ्तार किया गया है ना, उसके ऊपर कोई प्रीवियस कन्विक्शन ना हो ऑफेंस का,
जिसमें सजा 7 या फिर 7 से अधिक साल की है। मतलब इससे पहले भी एक्यूज ने कोई अपराध ना किया हो जिसमें उसके 7 या फिर 7 से अधिक साल की सजा ना हुई हो, और बेल लेने के लिए एक्यूज को बेल एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। तो ये कंडीशंस हम समझ गए। अब देखो होता क्या था, कई बार जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती थी ना, वो क्या करती थी, इस निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर चार्जशीट तो फाइल कर देती थी, लेकिन वो चार्जशीट ना आधी अधूरी होती थी, और फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बोल देती थी कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, हमने चार्जशीट फाइल कर ली है, प्रिलिमिनरी चार्जशीट है, आगे चेंज हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन हमारी अभी चल रही है। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस रितु छाबड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो गलती करती हैं, वो आधी अधूरी चार्जशीट फाइल कर देती हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई होती है। इस वजह से होता क्या है, ये सेक्शन 167 जो है सीआरपीसी का वो लागू नहीं होता, क्योंकि ये सेक्शन तो साफ साफ बोलता है ना कि एक निश्चित टाइम फ्रेम में आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करो, अदरवाइज रिहा किया जा सकता है एक्यूज्ड को जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो इस सेक्शन को अवॉइड करने के लिए निश्चित टाइम फ्रेम में, जैसे 60वां दिन है या फिर 90वां दिन है, उस दिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा आधी अधूरी चार्जशीट फाइल कर दी जाती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती उस समय तक। तो इसलिए यह सेक्शन जो है वो बाईपास हो जाता है, क्योंकि बेशक आधी अधूरी चार्जशीट फाइल हुई, लेकिन हुई तो सही ना, तो इसलिए बेल नहीं मिल पाती एक्यूज्ड को। इसी इशू पर सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच का जजमेंट आया था लास्ट मंथ अप्रैल में। केस का नाम था रितु छाबड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था, बिना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज चार्जशीट फाइल नहीं कर सकती। यानी जो 60 दिन और 90 दिन का टाइम पीरियड है ना, इसी में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके फाइनल चार्जशीट फाइल करनी होगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, अदरवाइज एक्यूज्ड के पास अधिकार रहेगा बेल का। डिफॉल्ट बेल का जो अधिकार होता है ना कि एक निश्चित टाइम फ्रेम में आप चार्जशीट फाइल करो, अदरवाइज बेल मिल जाएगी एक्यूज्ड को। अगर आप कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हो इस टाइम लिमिट में और पूरी चार्जशीट फाइल नहीं करते हो, तो फिर बाय डिफॉल्ट ये सेक्शन अप्लाई होगा और एक्यूज्ड को बेल का अधिकार मिल जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 2 जजेस की बेंच का, रितु छाबड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। बस लड़ाई तो देखो इसके बाद स्टार्ट होती है, ये तो हमने पूरा बैकग्राउंड डिस्कस किया, मामला अब स्टार्ट होता है। होता क्या है, इस जजमेंट के आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक रिकॉल एप्लीकेशन फाइल करती है सीजीआई के पास। समझने की कोशिश कीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजीआई को बोला कि आप इस जजमेंट को रिकॉल कीजिए, मीनवाइल हम एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे इस जजमेंट को रिव्यू करने के लिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकॉल एप्लीकेशन को ना सिर्फ एंटरटेन किया बल्कि अलाउ भी कर दिया। मतलब कि सीजीआई ने देश की विभिन्न कोर्ट्स को आदेश दिया कि अभी आप पहले की तरह ही बेल एप्लीकेशंस पे सुनवाई करती रहिए, और ये जो जजमेंट आई थी रितु छाबड़िया केस में अभी इसे कंसीडर मत कीजिए। ये एक प्रकार से रितु छाबड़िया जजमेंट को सस्पेंड करने समान है। मतलब अभी के लिए इस जजमेंट पर स्टे लगा दिया है, ऐसा हुआ है। मतलब समझ गए, सीजीआई ने देश की विभिन्न कोर्ट्स को आदेश दिया कि भैया अभी आप इस जजमेंट को कंसीडर मत करिएगा बेल देते समय, तो इनडायरेक्टली इस जजमेंट पर स्टे लगा दिया ना सीजीआई ने। एक बड़ा क्वेश्चन अब यह उठता है, क्या सीजीआई के पास में ऐसी पावर है? देखो सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे तो देखो वो बाकी जजेस के इक्वल ही हैं, लेकिन कुछ मामलों में उनकी जो पावर है वो ज्यादा है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, वो मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं मास्टर ऑफ रोस्टर का क्या मतलब है। देखो जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना, वो पहले तो सीजीआई के पास जाता है। सीजीआई ये फैसला करते हैं कि वो किस बेंच के पास जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये सारे केस चले गए। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केस ए को बेंच 1 को दे देंगे, बी को बेंच 3 को दे देंगे,
सी को बेंच सेकंड को दे देंगे। वो ना केसेस एलोकेट करते हैं कि कौन सा जो केस है कौन सी बेंच के पास जाएगा। तो ये जो पावर है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, डिसाइड करने की कौन सा केस किस जज के पास जाएगा, कौन सी बेंच के पास जाएगा, ये पावर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, मास्टर ऑफ रोस्टर। वैसे देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इस पावर पे भी क्वेश्चंस रेज होते हैं। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है अनएंडिंग पावर्स। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो ये पावर है ना डिसाइड करने की कौन सा केस कौन सी बेंच के पास जाएगा, इस पावर के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। आर्बिट्ररी ढंग से अपनी मन मर्जी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केसेस को एलोकेट कर सकते हैं। बायसनेस हो सकती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैसलों में। हो सकता है कि वो जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं अपने पसंद की बेंच को दे दें। यही आरोप लगाया गया था 2018 में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं ना, उन्होंने यही आरोप लगाया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सारे इंपॉर्टेंट केस उस समय अरुण मिश्रा की बेंच को दे रहे हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना जिसके बेस पे ये डिसाइड हो सके कि ये केस इस बेंच के पास जाएगा। बिना किसी लॉजिक के केस दे दिए जाते हैं, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या सोच के ये केस किसी बेंच को दिया। डाउटफुल रिकॉल एप्लीकेशन, जैसे देखो अभी जिस केस की हम बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में, रितु छाबड़िया वाला केस, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिकॉल एप्लीकेशन को एंटरटेन किया रितु छाबड़िया जजमेंट के अगेंस्ट, तो ये गलत है। स्कोप फॉर एब्यूज का स्कोप है, मतलब करप्शन का स्कोप है। करप्शन का स्कोप ऐसे जैसे देखो हो सकता है कि जैसे मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको, सिर्फ मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सांठगांठ कर ली, सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सांठगांठ कर ली कि इस केस में मैं आपके फेवर में जजमेंट दूंगा और एक और बेंच इसमें मेरा साथ देगी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस केस को जानबूझ के उसी बेंच के पास भेजेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दोस्त हैं, और फिर वो बेंच फेवरेबल जजमेंट देगी जिसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पैसे लिए हैं, यानी अब्यूज का स्कोप है। तो सबसे लास्ट में सजेशन ये दिया जाता है कि कंप्यूटराइज्ड एलोकेशन होना चाहिए केसेस का। समझ गए? तो ये डिबेट्स हैं पावर ऑफ मास्टर ऑफ रोस्टर पे। सीजीआई का जो रोल है वो भी डिबेटेड है हमारे देश में। क्या वो बाकी जजेस के बराबर हैं, इक्वल हैं, या फिर उनसे ज़्यादा पावर है सीजीआई के पास में? अगर देखो मास्टर ऑफ रोस्टर को छोड़ दें तो फिर सीजीआई के पास में उतनी ही पावर है। बहुत सारे ऐसे जजमेंट सामने आए जिसमें इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की माइनॉरिटी ओपिनियन थी। माइनॉरिटी ओपिनियन मतलब जैसे 3 जजेस की बेंच है, 2 जजेस ने फैसला जो दिया उसके खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओपिनियन थी, फिर भी वो फैसला माना गया क्योंकि 2 जजेस की जो ओपिनियन थी वो ज़्यादा थी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ डिसेंट फॉर्म में थे। तो ऐसे भी जजमेंट्स आई हैं। और उसके बाद देखो ये जो केस है ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जजमेंट को रिकॉल कर दिया, इनडायरेक्ट स्टे लगा दिया रितु छाबड़िया केस में, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी मास्टर ऑफ रोस्टर पावर से भी आगे बढ़ गए हैं। क्योंकि कायदे से कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है ना, तो उसे सिर्फ रिव्यू पिटीशन या तो रिव्यू पिटीशन की सहायता से उसे बदला जा सकता है, या फिर मान लीजिए कोई और बेंच भी उस पर सुनवाई कर रही हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगे कि सिमिलर मामला है तो एक बड़ी बेंच का गठन करना चाहिए। सिर्फ इन्हीं केसेस में किसी जजमेंट को चेंज किया जा सकता है, स्टे लगाया जा सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीधा सीजीआई ने विभिन्न कोर्ट्स को आदेश दे दिया कि अभी आप रितु छाबड़िया जजमेंट को कंसीडर मत कीजिए। तो ये जो सीजीआई का ऑर्डर है ना, ये इस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर जो है ना रिव्यू पिटीशन का, उसके अगेंस्ट जाके है, और इससे सीजीआई की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। गलत प्रेसिडेंट सेट करता है सीजीआई का ऑर्डर। फ्यूचर में भी उनके द्वारा किसी जजमेंट को रिकॉल किया जा सकता है। ऐसे तो सीजीआई की जो पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी दूसरी बेंचेस के कंपैरिजन में, जबकि सीजीआई सिर्फ मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, अदरवाइज उनकी पावर और ज़्यादा नहीं है। तो कंक्लूजन में कहा जाता है
सीजीआई को अपना ऑर्डर फिर से रिव्यू करना चाहिए, सीजीआई के पास में ज़्यादा पावर्स कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए, और मास्टर ऑफ रोस्टर सिस्टम में भी फेरबदल होना चाहिए। विभिन्न बेंचेस को जो केसेस एलोकेट हों वो कंप्यूटर एल्गोरिथम के आधार पर हो, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मनमर्जी से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो सुपर कंप्यूटर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? इंडिया देखो, फ्रांस की एक कंपनी है एटोज। इस कंपनी से इंडिया एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम यानी सुपर कंप्यूटर जो बहुत तेजी से कैलकुलेशन करता है, बहुत तेजी से कंप्यूटिंग करता है, ऐसा ही एक सुपर कंप्यूटर इंडिया फ्रांस की कॉरपोरेशन से एक्वायर कर रही है। इसके लिए डील तो बहुत पहले साइन हो गई थी, दिसंबर 2018 में डील ये साइन हुई थी कि इंडिया 2025 आते आते 4500 करोड़ के सुपर कंप्यूटर परचेज करेगा फ्रांस की इस कंपनी एटोज से, और इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में। और ये जो एटोज मशीन्स है ना, सुपर कंप्यूटर्स हैं, प्राइमरली देखो जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड वेदर मॉडल्स हैं ना, वहाँ पर इनको यूज़ किया जाएगा और एक्यूरेट फोरकास्टिंग की जाएगी इन सुपर कंप्यूटर्स की सहायता से कि कब बारिश होगी, कब साइक्लोन आने की संभावना है, कब रेन ना आने की संभावना है। हर चीज़ मतलब पता लगाने में सुपर कंप्यूटर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑलरेडी इंडिया के पास में सुपर कंप्यूटर्स हैं, बट उनकी स्पीड इतनी नहीं है जितनी कि एटोज की होगी। जैसे देखो नोएडा में, आप अक्सर प्रीलिम बूस्टर में पढ़ते भी हो, नोएडा में मिहिर प्रत्यूष नाम के सुपर कंप्यूटर हैं, और इसके अलावा पुणे में भी सुपर कंप्यूटर है जिसकी स्पीड जो है वो है 13 पेटाफ्लोप्स। पेटाफ्लोप्स का क्या मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। अब आप पूछोगे ये क्वाड्रिलियन क्या होता है? 10⁻15। प्री में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए फैक्ट आया तो मैंने आपको बता दिया। तो पुणे में जो सुपर कंप्यूटर है ना, पुणे के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक में, उसकी स्पीड है 13 पेटाफ्लोप। एकमात्र सुपर कंप्यूटर इंडिया की साइड से जो टॉप 500 में टॉप 100 में आता है, लिस्ट होती है टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की, तो उस लिस्ट में टॉप 100 में आने वाला इकलौता ये सुपर कंप्यूटर है जो पुणे के सीडेक में है, जिसकी स्पीड है 13 पेटाफ्लोप। अब नेक्स्ट क्यूरियोसिटी आपके मन में ये आई होगी, अब जो ये एटोज कंपनी से हम सुपर कंप्यूटर ले रहे हैं इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड होगी 18 पेटाफ्लोप्स। और नोएडा में जो सुपर कंप्यूटर हैं उनके नाम आपने सुने होंगे, मिहिर, प्रत्यूष, उनसे ज़्यादा स्पीड वाला होगा ये नया सुपर कंप्यूटर जो इंडिया परचेज कर रहा है, जिसकी स्पीड है 18 पेटाफ्लोप्स। सुपर कंप्यूटर्स की इंपॉर्टेंस क्या है? ये एचपीसी देखो रिसर्च फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे वेदर मॉडलिंग, प्रोटीन बायोलॉजी, प्रोटीन बायोलॉजी मतलब प्रोटीन को स्टडी करना, एरोस्पेस मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिंक्ड एप्लीकेशंस। और जिस देश के पास अच्छा सुपर कंप्यूटर है, एक प्रकार से संकेत है कि वो देश टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है। तो ये टॉप 500 प्रोजेक्ट जो है वो लिस्ट मेंटेन करता है कि कौन सा सुपर कंप्यूटर कौन सी रैंक पर है। तो इंडिया के इतने ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स हैं नहीं इस लिस्ट में। अब देखो इंपैक्ट क्या होगा इस सुपर कंप्यूटर का। सीधा इंपैक्ट तो ये होगा, वेदर फोरकास्टिंग और अच्छे से होगी, साइक्लोन की प्रेडिक्शन, ये सब चीज़ें और अच्छे से होंगी। बट देखो राइटर कहते हैं कि दूसरी फील्ड्स में भी ना सुपर कंप्यूटर्स को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है उस पर भी फोकस होना चाहिए। सिर्फ इस चीज़ पे नहीं कि स्पीड क्या है, पावर क्या है सुपर कंप्यूटर की, ये भी देखो ना सुपर कंप्यूटर्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है फंडामेंटल साइंस में, कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स के बनने में कैसे सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो चीज़ ज़्यादा जरूरी है। बजे की ज़्यादा, हाँ हमने हाई पावर वाला ले लिया, ज़्यादा स्पीड वाला ले लिया, अरे भैया ये भी तो देखो ना फंडामेंटल साइंस में उसका क्या यूज़ है, ये भी देखो ना कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने में इन सुपर कंप्यूटर्स का क्या यूज़ है। अगर आप इस पर ध्यान देते हो तो फिर ये जो सुपर कंप्यूटर आप परचेज कर रहे हो फिर ये वर्थ है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सुपर कंप्यूटर्स से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, डेली पायनियर का। जीएस पेपर 3 में एम्प्लॉयमेंट जो टॉपिक आता है उस आर्टिकल से, उस टॉपिक से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
इंट्रोडक्शन में कहा जाता है, अब देखो इंडिया चाइना को रिप्लेस करके वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया है। अभी इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है? 65%। और एवरेज जो एज है वर्किंग एज पॉपुलेशन की वो 28 है। वर्किंग एज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है हमारे देश में, तो काफ़ी पोटेंशियल है सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट का। कैसे? देखो इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो वर्किंग एज कैटेगरी में आते हैं, अगर उनको रेलेवेंट स्किल्स दी जाए, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स दी जाए, टेक्नोलॉजी में स्किल्स दी जाए, तो वो बढ़िया बढ़िया इनोवेशन ला सकते हैं, बढ़िया बढ़िया नई नई कंपनीज खोल सकते हैं, देश को डेवलपमेंट के रास्ते पर ला सकते हैं। तो इसलिए वर्किंग एज पॉपुलेशन को ना एम्प्लॉयबल स्किल्स देनी जरूरी है, मतलब ऐसी स्किल्स देनी जरूरी है जिससे उनकी जॉब लग सके। अभी दिक्कत पता क्या आती है, हमारे कॉलेजेस से जो यूथ पास आउट होते हैं ना, उनके पास ऐसी स्किल्स होती ही नहीं है जिसकी सहायता से उन्हें जॉब दी जा सके। जॉब में जिस प्रकार की स्किल्स की आवश्यकता है वैसी स्किल्स नहीं प्रोवाइड की जाती कॉलेजेस में। तो पॉइंट क्लियर है आपको? स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अगर हम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना चाहते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 ये कहती है, अभी हाल ही में एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है वुमेन के लिए 52.8% और मैन के लिए 47.2%। यानी स्किल वाली जो बात है ना, धीरे धीरे इंप्रूव तो हो रही है। महिलाओं के लिए ये जो सेक्टर्स है ना, नर्सिंग सेक्टर, ब्यूटी सेक्टर, वेलनेस सेक्टर, सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सेक्टर में महिलाओं की एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हुई है। यानी महिला पहले के अपेक्षाकृत अब ज़्यादा एबल हैं, ज़्यादा सक्षम हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। आगे भी इन सेक्टर्स में स्कोप है। वेलनेस मार्केट के एग्जांपल है, जैसे देखो योग वगैरह, मेडिटेशन, फिटनेस, ये सब चीज़ें वेलनेस मार्केट में आती हैं। तो इनमें महिलाओं की एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हुई है, काफ़ी सारी डोमेस्टिक एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब चूंकि देखो महिलाओं को एडवांटेज हैं, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को ना इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, मतलब ऐसी स्किल्स पे ही फोकस करना चाहिए जिसकी सहायता से मार्केट में जॉब लगती है। वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट किया जाए, जो कि नेशनल एजुकेशन 2020 में भी बोला गया। समग्र शिक्षा यानी स्कूल एजुकेशन इनिशिएटिव्स का रैशनलाइजेशन होना चाहिए। स्कूलों में ना सिर्फ देखो सेकेंडरी स्कूल्स में बल्कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाए जनरल एकेडमिक्स के साथ साथ, ताकि कॉलेज से पहले ही कोई स्कूल छोड़ देता है तो कम से कम उसने जो वोकेशनल स्किल हासिल की है उसकी सहायता से वो एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब लास्ट में बोला जाता है इंडिया के पास देखो यूनिक अपॉर्चुनिटी है। 48% पॉपुलेशन तो 25 की एज से नीचे है, और वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है इस दशक के लास्ट तक 1 बिलियन हो जाएगी। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास में है। अगर इंडिया इन लोगों को अच्छी स्किल्स दे पाता है तो फिर ना सिर्फ हमारे देश में गरीबी ख़त्म होगी, स्टेबिलिटी आएगी, डेवलप कंट्री इंडिया बनेगा, इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। बस अच्छे से इनको स्किल्स देने की आवश्यकता है। डेवलप कंट्रीज़ का एग्जांपल इंडिया ले सकता है। सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये वो देश हैं जिन्होंने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छे से इस्तेमाल किया, वहाँ पे लोगों को एजुकेशन दी, अच्छी से उनका स्किल्स का डेवलपमेंट किया, और अब आप देख सकते हो सिंगापुर और साउथ कोरिया कितने आगे हैं, डेवलप कंट्रीज़ की वो श्रेणी में आ गए हैं। तो इसलिए देश की सरकार को फॉरवर्ड थिंकिंग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जो कि हमारे देश के यूथ को एम्पावर कर सके, उनको पावर दे सके। इसके लिए कोलैबोरेशन चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच, प्राइवेट सेक्टर और सरकार के बीच। सब मिलके काम करेंगे तो फिर अच्छी स्किल्स दी जा सकती हैं। ऐसे लोग कॉलेजेस से निकलेंगे जो बेहतर ढंग से स्किल्ड होंगे। एक फिनलैंड का एग्जाम्पल दिया जाता है। फिनलैंड में वहाँ पे देखो अच्छा कोलैबोरेशन देखने को मिला एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में। इसलिए कॉलेजेस में वही करिकुलम था जो कि जिस टाइप के लोग इंडस्ट्रीज को चाहिए वही पढ़ाया जाता है वहाँ पे कॉलेज में। ये पॉसिबल हो पाया कोलैबोरेशन के कारण। तो फिर जो बच्चे निकले कॉलेज से पास आउट होके फिनलैंड में, वो आसानी से स्किल्ड थे, उनको सीधा जॉब मिल गई इंडस्ट्रीज़ में। हमारे देश में ऐसा होता नहीं है। कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी कोर्सेज करने पड़ते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को,
और जॉब मिलने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए हमारे देश में टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को मजबूत करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा भी देखो, चूंकि वर्ल्ड तेजी से चेंज हो रहा है, कंज्यूमर का बिहेवियर तेजी से चेंज हो रहा है, जो ऑलरेडी लोग हैं इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनको भी अपने स्किल्स को अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो वो लोग जो अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं करेंगे वो फिर से पिछड़ जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कल्चर हमारे देश में बना रहे, और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी जॉब के साथ साथ सीखते रहें। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, अगर देखो देश में लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करना है, जीने के स्टैंडर्ड्स को, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना है, हम चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल रहे, तो फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। हमें होलिस्टिक अप्रोच से चीज़ें देखनी होंगी, कोलैबोरेशन चाहिए सरकार, इंडस्ट्री, कॉलेजेस, इन सब के बीच में, ताकि जो स्किल एम्प्लॉयबिलिटी गैप है इसे फिल किया जा सके। अब चलते हैं आगे। अब देखो मेंस के पर्सपेक्टिव से जो कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं उनको हम देख लेते हैं। ये आर्टिकल है बीच में टर्की से संबंधित, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने नहीं कवर किया। एक पॉइंट जो हम यूज़ कर सकते हैं ना, वो ये है, अर्दगन फिर से इलेक्शन जीते हैं, बट देखो टर्की की जो पॉलिसी है ना सिमिलर है जो हम फॉलो करना चाहते हैं। टर्की देखो वैसे नाटो का मेंबर है, बट बावजूद इसके रशिया के साथ टर्की ने रिलेशंस खराब नहीं किए हैं। टर्की यूएई और सऊदी अरेबिया इनके साथ भी अच्छे रिश्ते रखना चाहता है, ईरान के साथ भी रिश्ते नहीं बिगाड़ रहा है। मतलब जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया फॉलो करना चाहता है ना, मल्टी अलाइनमेंट की, वही फॉरेन पॉलिसी टर्की फॉलो कर रहा है। मतलब सभी के साथ दोस्ती मेंटेन करके रखो। तो ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। उसके बाद हाँ, एक ये चीज आप यूज कर सकते हो आंसर्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पहला जो है, ये कई सारे चार्ट्स हैं, सारे तो आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन एक दो चार्ट आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो पार्लियामेंट की बिल्डिंग तो नहीं बन गई, लेकिन पार्लियामेंट की वर्किंग को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। सीटिंग्स पार्लियामेंट में बहुत कम हो गई हैं। फर्स्ट पार्लियामेंट जो गठित हुई थी ना आज़ादी के बाद, उसमें 67 बार पार्लियामेंट की मीटिंग्स हुई थी। सॉरी 67 बोल दिया मैंने, 677, 677, ये ऊपर देखिए। उसके बाद तो देखो लगातार जैसे जैसे नई पार्लियामेंट गठित होती है, नंबर ऑफ सीटिंग्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं। 17वीं लोकसभा में अभी 230 बार पार्लियामेंट बैठी है, पार्लियामेंट की सीटिंग हुई है, और 17वीं लोकसभा के ख़त्म होने में, डिसोल्यूशन होने में सिर्फ 1 साल का समय बाकी है। तो वर्किंग जो है पार्लियामेंट की खराब हो रही है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर ऑफ बिल्स जो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजे जाते हैं उनमें लगातार गिरावट देखने को मिली पिछली 2 लोकसभा में, 16वीं लोकसभा में और 17वीं लोकसभा में। 14वीं लोकसभा में 60% से थोड़ा कम जो बिल्स थे वो पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास भेजे गए थे, रेफर किए गए थे, और 15th लोकसभा में ये नंबर बढ़ के 70% के आसपास हो गया। लेकिन 16वीं लोकसभा में तो ये देखो 30% के आसपास आ गया, और 17वीं लोकसभा में 20% से भी कम जो बिल्स हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजे गए। ये डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो आंसर्स में चार्ट बना के, तो आंसर्स का वैल्यू एडिशन होगा। उसके बाद लैक ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। एक ये आर्टिकल मैं डिस्कस करना चाहता हूं। आर्टिकल है अंडरस्टैंडिंग द वायलेंस फेस्ड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन इंडिया। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूं। हाँ अब ठीक है। देखो डॉक्टर्स और नर्सेस के अगेंस्ट काफ़ी अटैक होते हैं हमारे देश में। मेन रीज़न है जो पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स होते हैं वो या तो इलाज से संतुष्ट नहीं होते, या फिर उनको लगता है कि किसी प्रकार का धोखा हुआ है हमारे साथ। कम्युनिकेशन का अभाव होता है काफ़ी बार डॉक्टर और रिलेटिव्स के बीच में। तो इसलिए डॉक्टर्स, खास करके रेजिडेंशियल डॉक्टर्स, छोटे जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं ना, वो वायलेंस का शिकार हो जाते हैं। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है, अब ऐसे तो देखो डॉक्टर्स रिस्क ही नहीं लेंगे,
उन्हें लगेगा यार मैं बचाने की कोशिश करूंगा और बचाते वक्त अगर डेथ हो गई तो मेरे पे आरोप लगेगा कि तुमने इलाज सही ढंग से नहीं किया। तो डॉक्टर्स ना फिर रिस्क लेना कम कर देंगे, नहीं ऐसा केस है, जान जाने का रिस्क है, मैं नहीं लूंगा, रेफर कर देते हैं वो। ये नुकसान होता है। तो पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स और डॉक्टर्स के बीच रिश्तों को ठीक करना जरूरी है, ट्रस्ट होना चाहिए। इसके लिए देखो सरकार को एक कानून लाने की आवश्यकता पड़े तो सरकार कानून लेके आए। चाइना में भी ऐसे काफ़ी केसेस सामने आ रहे थे, चाइना में कानून लाया गया, वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरास हैं, मेटल डिटेक्टर्स हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। हॉस्पिटल्स के बाहर कम्युनिकेशन के लिए गाइडलाइंस दी गई कि डॉक्टर्स किस प्रकार से आसान शब्दों में पेशेंट और पेशेंट्स के रिलेटिव्स को कम्युनिकेट करेंगे कि भैया आपको ये डिजीज़ है, ऐसे इलाज होगा, ये रिस्क है। अगर पहले से सारा कुछ पेशेंट के रिलेटिव्स को पता होना तो फिर उन्हें पता होगा रिस्क क्या इन्वॉल्व है। होता क्या है, देखो ज़्यादातर जो वायलेंस होता है ना वो एब्यूजिंग की फॉर्म में होता है, गाली गलौज किया जाता है पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स के द्वारा। तो डॉक्टर्स को घर जाके भी फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रामा ये सब फेस होता है कि आज जो कुछ काम पे हुआ मेरे साथ में उसका उन पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो ये आर्टिकल है अंडरस्टैंडिंग द वायलेंस फेस्ड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन इंडिया। अब हम वो पहले वाला आर्टिकल देख लेते हैं जो बड़ी फॉर्म में है। एक सेकेंड आप रुकिए, मैं निकाल लेता हूँ। ये रहा, द लैक ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन। आर्टिकल में कहा जाता है कई तरह की शॉर्टेज देखने को मिलती है, मतलब फैकल्टीज़ की जो कमी देखने को मिलती है ना यूनिवर्सिटीज़ में, वो एक तरह की नहीं कमी है, कई तरह की है। जैसे देखो सबसे पहली तरह की कमी ये है, कई सारे इंस्टीट्यूशंस में बैलेंस नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट में फैकल्टी ज़्यादा होंगे, दूसरे डिपार्टमेंट में कम होंगे, यानी सप्लाई एंड डिमांड का मिसमैच है। तो इस मिसमैच को ठीक करना है। सबसे पहले तो जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा है वहाँ संख्या कम करनी है, जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे संख्या को इंक्रीज करना है। अब दूसरे नंबर पे चैलेंज ये आता है, कई सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो फैकल्टीज़ को हायर करना चाहते हैं, नहीं कर पाते। क्यों? उनके पास पैसे नहीं हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, इसलिए फैकल्टीज़ की शॉर्टेज हैं। नेक्स्ट तीसरा चैलेंज ये आता है, कुछ तो इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जानबूझ के फैकल्टी मेंबर्स हायर ही नहीं करना चाहते, उनके पास पैसे हैं तो भी। जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हैं ना, इसलिए वो जानबूझ के फैकल्टीज़ को नहीं हायर करना चाहते। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ शॉर्टेज ये है, अब कई वैकेंसीज ऐसी होती हैं पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए होती है, जैसे ओबीसी के लिए, एससी के लिए। अब इन कैटेगरीज में क्वालिफाइड लोग ही नहीं मिल पाते। ओबीसी में फॉर एग्जांपल, एससी में, एसटी में क्वालिफाइड लोग नहीं है जितनी वैकेंसीज हैं, तो इसलिए वो वैकेंसी रह जाएगी, उसे फिल नहीं किया जा सकेगा क्योंकि क्वालिफाइड लोगों की कमी है। नेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसी जो होती है ऐसी लोकेशन पे होती है जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, मतलब कॉलेज दूर दराज के एरिया में है, वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए उसे फिल करना मुश्किल हो जाता है। लास्ट जो पॉइंट है वो भी क्वालिफिकेशन से संबंधित है कि डिस्क्रिप्शन होता है कई सारी पोस्ट में कि हाँ भाई ये क्वालिफाइड पर्सन है या नहीं है। जैसे पीएचडी के लिए प्रोफेसर्स चूज़ करते हैं किसी पर्सन को, तो वहाँ पे भी कम क्वालिफाइड लोग मिल पाते हैं कई बार, जिस वजह से वो पीएचडी की जो पोस्ट है वो खाली रह जाती हैं। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स की पोस्ट खाली रह जाती हैं। अब एक पॉइंट है एंटी LGBTQ लॉ से संबंधित। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, युगांडा का एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर LGBT कम्युनिटी का कोई एक सेक्शन है, फॉर एग्जांपल गे हैं, वो आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, दोनों में से किसी एक को एड्स है, तो इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है, मतलब स्ट्रिक्ट से भी स्ट्रिक्ट सजा का प्रावधान किया गया है युगांडा में LGBT कम्युनिटी के लिए। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। आजकल जहाँ विभिन्न देश LGBT कम्युनिटी से संबंधित कानूनों को लिबरलाइज करते जा रहे हैं, इन्होंने तो बहुत स्ट्रॉन्ग कानून बना दिया है LGBT कम्युनिटी के अगेंस्ट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।